ओके बच्चों, तो आज हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट वो है ऑस्मोसिस के बारे में। तो ऑस्मोसिस क्या होती है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। पिछले लेक्चर में हमने डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कवर किया था, तो अब हम ऑस्मोसिस के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले ऑस्मोसिस जो होती है ये एसोसिएटेड होती है वाटर मॉलिक्यूल के से, ठीक है। मतलब स्पेशली वाटर मॉलिक्यूल के लिए ही वर्ड यूज किया जाता है। अब जब वाटर मॉलिक्यूल एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन से पास करेगा तो उसके लिए वर्ड होता है ऑस्मोसिस। लेकिन वाटर कैसे मूव करेगा तो ये ऑस्मोसिस कहलाएगी। वाटर जब हाई वाटर कंसंट्रेशन से लो वाटर कंसंट्रेशन वाले रीजन में मूव करेगा तो ये मूवमेंट जो है अक्रॉस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये मूवमेंट ऑस्मोसिस कहलाती है। ठीक हो गया। ये सोल्यूट कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करती है। अब ऑस्मोसिस की कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है। अगर हमारे पास जो सोल्यूशन है, जो सेल है हमारे पास, फॉर एग्जांपल तीन तरह के सोल्यूशन होते हैं। एक होता है हाइपरटोनिक सोल्यूशन, हाइपरटोनिक, ठीक है। एक होता है हाइपोटोनिक और एक होता है आइसोटोनिक। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो सेल है हाइपरटोनिक सोल्यूशन में पड़ा हुआ है, तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि जो सोल्यूशन है उसमें सोल्यूट की कंसेंट्रेशन ज्यादा है। अब सोल्यूशन में जब सोल्यूट की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली वाटर की कंसेंट्रेशन कम होगी, लो। तो वाटर जो ऑस्मोसिस के जरिए मूव करेगा वो अंदर से बाहर मूव करेगा, सेल के अंदर से बाहर मूव करेगा, क्योंकि बाहर वाटर की कंसेंट्रेशन कम है। तो एज अ रिजल्ट जो हमारे पास सेल है वो श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड केस में अगर एक सेल हमारे पास हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर पड़ा हुआ है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब ये है कि जो सेल के बाहर वाला एनवायरनमेंट है उसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम है। तो अगर सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम है तो इसका मतलब पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा है, हाई। तो ऑब्वियसली पानी बाहर ज्यादा है तो बाहर से पानी मूव करेगा सेल के अंदर। तो जब भी हम सेल को हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखेंगे तो सेल क्या करेगा, स्वेल हो जाएगा। पानी सेल के अंदर जाने से सेल स्वेल हो जाता है। फिर है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक का मतलब है कि अंदर, सेल के अंदर और सेल के बाहर दोनों कंडीशन जो है वो बैलेंस है। तो वाटर मूव नहीं करेगा ना ही अंदर ना ही बाहर, क्योंकि जो अंदर और बाहर का एनवायरनमेंट वो सेम है। तो ये हमारे पास ऑस्मोसिस का कॉन्सेप्ट था। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारे पास है कंपैरिजन बिटवीन सिंपल एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक हो गया। अब सिंपल डिफ्यूजन हमारे पास कैसी होती है और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कैसी होती है। अब सिंपल डिफ्यूजन जो होती है ये पैसिव ट्रांसपोर्ट की टाइप है। पैसिव का मतलब है जिसमें हमारे पास खुद ब खुद मॉलिक्यूल मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट की भी ये भी टाइप है। क्यों? क्योंकि दोनों में हमने पढ़ा कि एनर्जी नहीं लग रही, एनर्जी दोनों में रिक्वायर्ड नहीं होती। तो जिस प्रोसेस में हमारे पास एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती वो हमारे पास पैसिव ट्रांसपोर्ट कहलाता है, ठीक है। अब इस डिफ्यूजन में भी जो मॉलिक्यूल्स हैं हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे, इसमें भी हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। इसमें केमिकल एनर्जी नहीं चाहिए, इसमें भी एनर्जी नहीं चाहिए। इसमें जो है हमारे पास ट्रांसपोर्ट प्रोटीन भी नहीं चाहिए, क्योंकि सिंपल डिफ्यूजन है तो खुद ब खुद होगी। लेकिन इसमें हमारे पास ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जिसमें कैरियर और चैनल प्रोटीन शामिल हैं वो लाजमी रिक्वायर्ड होती हैं। अब चूंकि ये रिएक्शन सिंपल डिफ्यूजन का खुद से हो रहा है तो ये जनरली स्लो होता है। लेकिन एज इन कंट्रास्ट टू सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो होती है इसमें हमारे पास प्रोटीन्स इन्वॉल्व हैं, तो ये प्रोसेस थोड़ा सा तेज हो जाता है एज कंपेयर टू सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन में स्मॉल नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ज्यादातर इजीली डिफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है चूंकि वो ज्यादा इफेक्टिव है तो इसमें जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स वगैरह, ये भी हमारे पास इजीली जो है ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये था हमारे पास कंपैरिजन सिंपल और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का। इसमें ज्यादा फर्क नहीं है, बस एक प्रोसेस थोड़ा सा स्लो है क्योंकि उसमें कोई प्रोटीन या हेल्पर इन्वॉल्व नहीं है, दूसरे में हेल्पर इन्वॉल्व है, दैट्स वाई वो थोड़ा सा तेज प्रोसेस है। इसी तरह जब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की, तो ट्रांसपोर्ट में एक और हमारे पास ट्रांसपोर्ट आती है, उसका नाम है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है बेसिकली, ये मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है फ्रॉम लो
टू हायर कंसंट्रेशन। डिफ्यूजन में हमने पढ़ा कि हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ है, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में रिवर्स होता है। इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं लो से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे, ठीक है, और इसमें हमारे पास एनर्जी भी रिक्वायर्ड होती है। यानी अगर इस प्रोसेस में एनर्जी नहीं यूज होती, एनर्जी नहीं है, तो ये प्रोसेस नहीं हो सकता। तो एनर्जी जो यूज होती है वो इन द फॉर्म ऑफ एटीपी होती है, ठीक है, और कैरियर प्रोटीन्स में इन्वॉल्व होती है। ये जो रिएक्शन है या एक्टिव ट्रांसपोर्ट का, ये अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। मतलब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट क्यों है? क्योंकि लो से हाई की तरफ जा रहा है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो हाई से लो की तरफ हमारे पास होता है। ठीक हो गया? तो ये था हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट का कॉन्सेप्ट। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब दोनों में क्या फर्क है हम ये देखते हैं कि नाम तो सेम है, दोनों एक्टिव ट्रांसपोर्ट ही है। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है सब्सटेंस की मूवमेंट है अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और इसमें डायरेक्टली एनर्जी जो आती है वो एटीपी से होती है। एनर्जी इमिडिएटली यूज की जाती है। ठीक हो गया? लेकिन जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है हमारे पास, इसमें जो एनर्जी तो यूज होती है लेकिन वो इनडायरेक्टली होती है। ठीक है, और वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है, ठीक है, जो कि प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट ने क्रिएट किया। और इसमें एटीपी हम यूज नहीं कर सकते डायरेक्टली, दोनों में यही फर्क है। अब हमारे पास अगर मैं बात करूं प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, तो इसमें सोडियम पोटेशियम पंप हमारे पास जो होते हैं वो उनमें उसकी जो ट्रांसपोर्ट होती है, सोडियम पोटेशियम पंप जो क्रिएट होता है, उसमें प्राइमरी हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूज होती है। ठीक है, और इसमें हमारे पास क्या होता है कि 3 सोडियम मॉलिक्यूल जो सेल के बाहर जा रहे होते हैं, और एट द सेम टाइम 2 पोटेशियम मॉलिक्यूल सेल के अंदर पंप कर रहे होते हैं। तो इससे हमारे पास 1 एटीपी यूज होता है इसमें। ठीक है, 1 एटीपी का मॉलिक्यूल। ठीक है, जिससे हमारे पास नर्व इम्पल्सेस ट्रांसफर होती हैं और सारा। तो ये हमारे पास प्राइमरी में आ जाता है। फिर जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, इसमें एनर्जी इनडायरेक्टली यूज होती है। ठीक है, डायरेक्टली हम एटीपी को भी यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अब ये वर्क कैसे करती है कि प्राइमरी की ट्रांसपोर्ट पहले होती है और उससे क्या होता है, आयन ग्रेडियंट होता है। आयन ग्रेडियंट कैसे होता है? जब लो से हाई में मूव करेगी तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन जाएगा ना। अब यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा हो जाएगी, यहाँ पे कम हो जाएगी। तो प्राइमरी वाला जो है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए आयन ग्रेडियंट क्रिएट करता है। ठीक है, और जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो यूज होती है। ठीक है, और फिर हमारे पास सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट शुरू होती है। ओके, तो हमारे पास इसमें बेसिकली दो चीजें हैं। ठीक है, एक होता है सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट, जिसमें दो सब्सटेंस हैं सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे। ठीक है, तो वो कहलाता है सिम्पोर्ट। और एंटीपोड क्या होता है हमारे पास? जब दो सब्सटेंस ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। ठीक है, एस। तो ये हमारे पास है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ठीक है, अब ट्रांसपोर्ट के जो होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्लांट्स में कहाँ कहाँ होती है? ये रूट हेयर सेल्स में होती है, रूट्स में, गार्ड सेल्स जो होते हैं प्लांट के अंदर। ठीक है, और जाइलम के अंदर। तो ये जो मिनरल अपटेक होता है रूट्स के अंदर के, रूट्स तक जो मिनरल पहुंचता है, ठीक है, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है। ठीक है, हो गया। उसके अलावा जो स्टोमेटा ओपनिंग और क्लोजिंग है, जिससे ट्रांसपरेशन होती है हमारे पास, ठीक है, वो हमारे पास क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए होता है। और जो जाइलम है, जाइलम फाइलम लोडिंग जो होती है, ठीक है, फूड की जो ट्रांसलोकेशन होती है, वो भी हमारे पास क्या होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए होती है। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट की जो डेली लाइफ एग्जांपल है वो बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले जो हमारी बॉडी के अंदर सोडियम पोटेशियम पम्प्स है, ठीक है, फिर जो कार्डियक मसल सेल्स हैं वो कैल्शियम आयंस को मूव करवाते हैं, फिर अमाइनो एसिड्स की मूवमेंट। और ये कहाँ कहाँ यूज हो रहे हैं, ये सब आपने अच्छे से याद करना है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ, या एनिमल्स या प्लांट्स की बॉडी में उनकी क्या सिग्निफिकेंस है। तो ये आपने अच्छे से ये याद कर लेना है। ओके, सो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट मेन टॉपिक की तरफ।
ये है हमारे पास साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनेलेज। अब हम सेल की कॉम्पोजिशन की तरफ आते हैं। हम अगर सेल का जनरल स्ट्रक्चर देखें तो हमें पता है ये सेल है, ये सेल मेम्ब्रेन होती है, और ये अंदर वाला जो हिस्सा होता है ये साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, जो लिक्विड फॉर्म में होता है, और ये जो है वो न्यूक्लियस है हमारे पास। तो साइटोप्लाज्म के अंदर और भी ऑर्गेनेलेज पाई जाती हैं। तो अब सबसे पहले हम डिस्कस करने लगे हैं जो लिक्विड पार्ट है सेल का, ठीक है, जिसके अंदर ऑर्गेनेल्स एग्जिस्ट करती हैं, वो है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म क्या है हमारे पास? साइटोप्लाज्म एक सेमी फ्लूइड है, ठीक है, सेमी विस्कस फ्लूइड। अब ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के दरमियान में प्रेजेंट होता है। इसमें जो होती है हमारे पास, ये साइटोसोल होता है और ऑर्गेनेलिज होती हैं। ये दो चीजें इसके अंदर पाई जाती हैं। साइटोप्लाज्म का फंक्शन के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि फंक्शन क्या है साइटोप्लाज्म का, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस है ना सेल के अंदर, मेटाबॉलिक रिएक्शंस, उनके लिए एक जगह प्रोवाइड करता है। यानी सेल के अंदर रिएक्शन के लिए एक जगह चाहिए ना, तो वो जगह क्या होगी? वो साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं सारे रिएक्शन। उसके अलावा जितने भी ऑर्गेनेलीज हैं, तो साइटोप्लाज्म ने उनको एक पोजीशन में रखा हुआ है सेल के अंदर, वो एक फिक्स पोजीशन में साइटोप्लाज्म के वजह से है। फिर जितनी भी जो ट्रांसपोर्ट है सेल की मटेरियल्स की इन और आउट, वो भी साइटोप्लाज्म की वजह से होती है, ठीक है। और जो 90% साइटोप्लाज्म है उसके अंदर 90% जो है वाटर है, और जो बायोकेमिकल सब्सटेंस है, मॉलिक्यूल्स हैं, सॉल्ट, शुगर, अमाइनो एसिड वगैरह, विटामिन्स, ये भी पाए जाते हैं स्मॉल अमाउंट में। अब साइटोसोल की हम बात करें थे, जो मैट्रिक्स है साइटोप्लाज्म का, उससे साइटोसोल कहते हैं, ठीक है। साइटोसोल उसका मैट्रिक्स कहलाता है, और वो सेलुलर ऑर्गेनेल्स को यूकेरियोट्स में सराउंड करता है। फॉर एग्जांपल, ये साइटोप्लाज्म में, इसके अंदर ऑर्गेनेलिज है ना, तो ऑर्गेनेलिज के साइड पे हल्की सी जो सराउंडिंग रीजन है वो साइटोसोल कहलाता है, ठीक हो गया। अब साइटोसोल के अंदर वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट्स होते हैं सेल साइटोप्लाज्म के, और जो टर्म है साइटोसोल, ठीक है, वो लिक्विड फेज है साइटोप्लाज्म को, उसको शो कर रहा होता है बेसिकली, ठीक है। और जो हमने रिएक्शन की बात की, जिसमें प्रोटीन सिंथेसिस है, जिसमें ग्लाइकोलिसिस है, ग्लाइकोलिसिस हमारे पास रिस्पायरेशन का फर्स्ट स्टेप है, आप ये हायर ग्रेड्स में पढ़ेंगे। तो उसके अंदर भी है जो ये यूज होता है साइटोप्लाज्म, ठीक हो गया। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। यहीं तक था आज का हमारा लेक्चर। हमने बेसिक बेसिक सेल के जो फंक्शंस हैं, मैकेनिज्म्स जो हैं ट्रांसपोर्ट के, उन सबको डिस्कस किया, और आज हमने साइटोप्लाज्म स्टार्ट किया। इंशाल्लाह फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट सेल मेजर ऑर्गेनेलीज, उनके क्या नेम हैं, उनके क्या फंक्शंस हैं, उनकी क्या सिग्निफिकेंस है। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। सो स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज।